बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के सेकंड पार्ट को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आपने प्रोग्रामिंग लिखनी शुरू करनी है तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो उसके अंदर आपके बेसिकली दो रीजन्स बनते हैं। एक है आपका डाटा रीजन या डाटा एरिया, जहाँ पे आप अपने डाटा को डिक्लेयर करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ योर कोड एरिया। यहाँ पे आपने उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है कि आप उससे परफॉर्म करवाना क्या चाहते हैं। अच्छा, अब जब आप इसकी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे और ये आपके पास जो ब्लैक में नज़र आ रहा है दैट इज़ योर कमेंट्स। अच्छा, आप इसको मज़ीद आगे देखते हैं। ये तो हमने अभी बात कर ली कि हमारे पास ये दो रीजन्स आ गए हैं। अभी उनको थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपके पास कमेंट्स आ जाएंगी अगर आप जो भी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम आगे इंस्ट्रक्शंस के आगे कमेंट्स डाल देते हैं ताकि जब हम उसको ट्रबल शूट करने जा रहे हो तो हमें समझने में आसानी हो जाए। अभी इसके थोड़े से डिटेल में पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये हमारे पास कमेंट्स आ गए, ये हमारे पास कोड रीजन आ गया और ये हमारे पास डाटा रीजन आ गया। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं जिनमें हमने बात की थी। हमारे पास कुछ लेबल्स मौजूद होते हैं। ये लेबल्स जो हैं इनका मेन प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये आपको जो है लोकेशंस की तरफ रेफ़र करते हैं। ख़ास तौर पे जिस ना भी आपके पास आप ये देखेंगे, ये मेन का जो लेबल है ये आपको गाइड करेगा कि यहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है, जिस तरह आप सी प्लस के अंदर एक मेन का फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर आपकी सारी मेन कोडिंग होती है और वो मुख्तलिफ आपके सब फंक्शंस को कॉल करता है और उनसे भी वर्किंग परफॉर्म करवाता है। इसी तरह हमारा मेन का एक यहाँ पे प्रोसीजर होता है जो इसके अंदर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करवाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर आप यहाँ पे ये इतना हिस्सा देखेंगे तो ये आपकी वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने काम करवाना है। जिस तरह अगर आपने दो डाटास को आपने ऐड करवाना है तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगी एडिशन की वो आप यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। ये कुछ आपके पास डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव्स का मेन काम क्या है? डायरेक्टिव्स कोई भी मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई नहीं करते क्योंकि डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होते हैं कि आपका काम कैसे शुरू होगा और कैसे ख़त्म होगा। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो जो नीचे हाईलाइटेड एरिया है ये डिस्क्राइब कर रहा है डाटा को, कि ये आपका एक ख़ास किस्म के डाटा टाइप के अंदर आपका जो डाटा है वो आपने स्टोर करवाया हुआ है। इसी तरह आपको ये दरमियान में ये वाला रीजन भी जो नज़र आ रहा है, दीज आर आल्सो डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मैंने अभी पहले भी बताया, डायरेक्टिव्स जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। सो लिहाजा आप ये कोई मेमोरी की लोकेशन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए हैं कि आप कौन सा काम को किस तरीके से अंजाम देंगे। अब कुछ डायरेक्टिव्स हम देख लेते हैं जो हमें असेंबली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और हमें इनको बार बार देखना पड़ेगा। एरिया, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर जो है दो जगहों पे एरिया का लफ्ज़ नज़र आएगा, एक ये है और एक ये है। जब भी आप कोई एरिया डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप कोई ब्लॉक ऑफ डाटा है या कोई कोड है, तो आपको अगर उसको कहीं रख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एरिया
किस चीज़ से रेलेवेंट है। आप जिस तरह इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके एरिया की डेफिनेशन दी हुई है कि ये एरिया कौन सा है। ये कोड का एरिया है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और ये जो नीचे एरिया डिफाइंड है ये डाटा का एरिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होगी चीज़ वो आपका डाटा मौजूद होगा। इसी तरह आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे नज़र आएगी दैट इज़ एंट्री। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये आपके पास एंट्री है। एंट्री का काम क्या है, ये डिफाइन करती है कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगी। तो जहाँ पे आपका एंट्री का वर्ड आएगा इसके बाद से आपका जो है वो वर्किंग वहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, वो रीजन डिफाइन हो रहा होगा कि यहाँ से आपकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा आपको जो लफ्ज़ नज़र आएगा इसी हाईलाइशन के ऊपर दैट इज़ योर अलाइन। आप डाटा को अलाइन करते हैं कि आपके पास डाटा जो है वो 8 बिट में आ रहा है या आप वर्ड में आप अलाइनमेंट कर रहे हैं, 16 बिट में अलाइनमेंट हो रही है, 32 बिट की अलाइनमेंट हो रही है, ताकि आपका डाटा जो है वो प्रॉपरली एंगेज हो। इससे एक नुकसान भी होता है और इसका एक फ़ायदा भी होता है। नुकसान इसका है ये है कि आपके पास कुछ मेमोरी स्पेस जो है वो ज़ाया होती है, क्योंकि आप अलाइनमेंट के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें पता है कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक ख़ास जो है वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगी। सो दैट मीन्स कि अगर हम 32 बिट की बात कर रहे हैं तो हर जो मेरी इंस्ट्रक्शन है वो 32 बिट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ही करेगी, चाहे वो इंस्ट्रक्शन का साइज़ 16 बिट ही क्यों ना हो। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें हर मरतबा काउंट करने में आसानी होगी कि हमने अगली इंस्ट्रक्शन को कौन सी लोकेशन से उठाना है, और हमारी लोकेशन जो है वो वेरिएबल नहीं होगी कि कभी हमें 3 लोकेशंस के बाद हमें इंस्ट्रक्शन अगली मिलेगी, कभी 2 के बाद, कभी 1 के बाद। जब हम उसकी अलाइनमेंट कर देंगे तो हमें पता है अगर 32 बिट की अलाइनमेंट हुई हुई है तो हमें अगली इंस्ट्रक्शन 32 बिट के बाद ही मिलेगी। और अगर हमारी इन द मीन वाइल कोई हमारी इंस्ट्रक्शन 8 बिट की भी आ गई तो बाकी जो 3 बाइट्स होंगी वो उसको एम्प्टी से फिल कर देगा, ताकि हमारी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। इसी तरह आपको जो नीचे लफ्ज़ नज़र आ रहा है डाटा के अंदर DCB। तो DCB क्या है, यहाँ पे आप डाटा डिफाइन कर रहे हैं कि आप जो डाटा एलोकेट कर रहे हैं वो 8 बिट का डाटा होगा। सो दैट मीन्स कि इसमें लिखा हुआ हर लेटर 8 बिट में डिफाइन हो रहा होगा। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह DCB की जगह मैं यहाँ पे DCW लिख दूंगा तो यही हर लेटर जो है वो 1 बाइट के बजाय या 8 बिट के बजाय 16 बिट्स या 2 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसी की एक और टाइप होती है विच इज़ DCD। DCD के अंदर जो है आपका जो डाटा है वो 32 बिट में जो है वो रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी डायरेक्टिव्स हैं जिसको नीचे जो है आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जिस तरह एरिया, एंट्री, अलाइन, DCB, DCW, DCD, स्पेस फिल, EQU, RN, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंक्लूड, प्रोसीजर, एंड एंड। ये डायरेक्टिव्स आपको जो है अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान आपको मल्टीपल जगहों पे आपको ये चीज़ें आपको डायरेक्टिव ज़रूर नज़र आएंगे। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं जो आपके सिस्टम के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आप बिल्कुल भी कोडिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी कुछ डिटेल्स आपको नीचे आपको यहाँ पे इंशाल्लाह नज़र आएंगी। एरिया के बारे में हमने अभी भी बात की कि एरिया का काम क्या है। जो एरिया है इसके ये बेसिकली आपके पास जो है एक किसी सेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है।
तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जितने भी आपके इसमें सेक्शंस बनेंगे वो तमाम एरियाज़ होंगे, जस्ट लाइक आपका कोड का एरिया हो गया, डाटा का एरिया हो गया। तो ये आपके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और इनके लिए आपने इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी रखे हुए हैं जो कि आपके यूनिक होंगे। आप उनको जो है रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपके इन्हीं नेम्स के साथ ये एरियाज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगे। और आपके असेंबली प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन कोड एरिया होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पास एक भी कोड एरिया नहीं है तो आप उस वर्किंग को कैसे परफॉर्म करेंगे जिसके लिए आप उस असेंबली का कोड लिख रहे हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कोड एरिया है कैन ओनली बी अ रीड ओनली, लेकिन आप उसको रीड राइट के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है कोड एरिया वो आपका रीड ओनली होता है, जबकि आपका जो डाटा एरिया है या आपका डाटा रीजन जो है या डाटा सेक्शन जो है वो आपका रीड राइट उसकी ऑप्शन अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप वहाँ पे डाटा जो है वो रख भी सकते हैं और उसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। एंट्री वो पॉइंट है जहाँ पे जिसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, और ये आपकी इसके बाद आने वाले प्रोसीजर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तमाम उनको एग्जीक्यूट करता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ योर एंट्री। एंड ये वो डायरेक्टिव है जो वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि इसके बाद आपके पास कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। आफ्टर द एंड डायरेक्टिव आपकी कोई भी कोडिंग जो है, कोई भी लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कंसीडर नहीं होगी, और इसके बाद तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो नल में ऑटोमेटिकली जब अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख भी देते हैं आफ्टर एंड डायरेक्टिव तो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट आपको डिसअसेंबली के अंदर NOP की कमांड नज़र आनी शुरू हो जाएगी, विच इज़ नो ऑपरेशन, और आपकी तमाम इंस्ट्रक्शन इसके बाद लिखी हुई ज़ाया हो जाएंगी। प्रोसीजर एंड एंड प्रोसीजर, जब भी आप कोई सब रूटीन या कोई फंक्शन बनाते हैं या जस्ट लाइक आपका मेन का फंक्शन है वो आप बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको आप वो जो सब रूटीन है उसका स्टार्टिंग और उसका एंडिंग पॉइंट बताने के लिए आप प्रोसीजर एंड एंड प्रोसीजर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। मेन के अंदर जिस तरह आप सी के अंदर लिखते थे तो वहाँ पे आपका लिखने का तरीक़ेकार होता था मेन ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट ओपन और कर्ल ब्रैकेट आपकी क्लोज। यहाँ पे आप PROC प्रोसीजर एंड ENDP एंड प्रोसीजर, ये दो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके पास जो है वो प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है और एंड प्रोसीजर एंड हो गया है। इसी तरह हमारे पास दो और डायरेक्टिव्स मौजूद हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं इनका क्या काम है, अगर आपके पास कोई और फाइल्स के अंदर आपने और कोड भी लिखा हुआ है और आप उसके साथ इसको इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, सपोज़ कि आपने एक फ़ाइल के अंदर मेन का फंक्शन बनाया है और किसी और फाइल के अंदर आपने बाकी फंक्शंस बनाए हैं, तो आप इसका मेन किसी और फाइल के साथ इंगेज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ, इस फाइल में लिखा हुआ जो मेन का प्रोसीजर है उसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा ताकि ये किसी और जगह पे यूज़ हो सके। इसी तरह अगर आपने किसी और फाइल में जो सोर्स कोड है या किसी सोर्स फाइल के अंदर आपने कोई और फंक्शन लिखा है और उसको आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ करवाना है, तो उसके लिए आपको उस फाइल में से
उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इस फंक्शन इस सोर्स फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस फाइल नेम को, ताकि आप जो है उस फंक्शन को जो किसी और फाइल में लिखा हुआ है उसको इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। इसी तरह हमारे पास जो है डाटा की एलोकेशन के लिए डायरेक्टिव्स होते हैं, जिसमें हमने पहले भी बात की कि DCB सबसे पहले हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हर लेटर जो है वो 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह हमारे पास DCW है विच इज़ डिफाइन कांस्टेंट वर्ड। इसी तरह DCD डिफाइन कांस्टेंट डबल वर्ड, DCQ डिफाइन कांस्टेंट क्वाड वर्ड, और DCFS डिफाइन कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रेसिजन, DCFD डिफाइन कांस्टेंट डबल फ्लोटिंग पॉइंट डबल प्रेसिजन, स्पेस और फेल। अभी इनके आगे देखते हैं कि ये इनकी वर्किंग किस तरह की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो DCB और आगे हमने जो है डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो बेसिकली आपका हर लेटर जो हेलो वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये हर लेटर HELLO स्पेस WORLD और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तमाम लेटर्स जो हैं ये एक एक डिजिट जो है ये 8 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है DCB के अंदर हम जो है वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते हैं, जस्ट लाइक 2, 10, 0 एंड 200। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास जो है ये 8 बिट वैल्यू के अंदर ही स्टोर होंगी। चूँकि ये डेसिमल वैल्यू हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको जो है हमारे पास रेंज अवेलेबल है दैट विल बी फ्रॉम -128 टू 255। इसी तरह हम इसको जो है DCD के अंदर जो है वह भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं DCW के अंदर भी स्टोर हो सकती हैं। अगर हमने पॉइंट के अंदर वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम जो है प्रोसीजन के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं DCFS या DCFD। इसी तरह हमारे पास अगर हमने स्पेस का जो डायरेक्टिव अगर वो यूज़ करें तो हम इसके बाद हम रेंज देते हैं कि कितनी रेंज के ऊपर हम उसको मेमोरी को 0 से इनिशलाइज करके सेव करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एक किसी ख़ास वैल्यू से एक रेंज ऑफ मेमोरी को किसी ख़ास वैल्यू के जो है वो हमने इनिशलाइज करवाना हो तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रक्शन की लगा सकते हैं एक डायरेक्टिव यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फेल। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं 20 0xFF, 1 लिखा हुआ है, दैट इज़ कि आपने 20 लोकेशंस ली हैं जिसके अंदर आपने हर लोकेशन जो है वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली आपके पास जो 1 है ये नंबर ऑफ़ बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एक लोकेशन कितने पर मुश्तमिल हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो है और ये कीवर्ड है, ये स्पेशल कुछ इंटीजर्स हैं और अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 कंसिडर हो जाएगी। और उसके अंदर हर वैल्यू हर जो लोकेशन है उसके अंदर आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करवा रहे हैं, दैट इज़ योर FF हेक्स नंबर। 0x जो है वो हेक्स को डिफ़ाइन करता है। इसी तरह अगर हमने बाइनरी के अंदर हमने डिफ़ाइन करनी हो तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप बाइनरी के लिए 2 अंडरस्कोर और उसके बाद आप वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं जो कि बाइनरी कोड है जो आप 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह अगर आपने ऑक्टल में सेव करवानी हो तो ऑक्टल के लिए 8 अंडरस्कोर और आगे वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने करेक्टर को सेव करवाना हो तो आपने एक जो भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर अगर आप कोटेशन मार्क डाल देंगे तो उसका आस्की जाके सेव होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक करेक्टर सेव होगा। इसी तरह हमारे पास जो और डायरेक्टिव्स मौजूद हैं उनमें इक्वेट
का डायरेक्टिव मौजूद है, जहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होंगे उसके इक्वलेंट हमारे पास ये वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि हम अगर पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर बस फॉल्ट अंडरस्कोर IRQN का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है -11 से रिप्लेस कर देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टिक _IRQN, जहाँ पर भी ये सिस्टिक IRQN की वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ पे आप जो है उसको -1 से रिप्लेस करवा लेंगे। दैट मीन्स कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और आप एक चूँकि एक पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है, तो वो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे भी आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट आप उसको इस वैल्यू से रिप्लेस करवा सकते हैं। इसी तरह RN जो है ये रजिस्टर नंबर के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई एक कीवर्ड जो है या एक वेरिएबल का नाम जो है वो आपने एक ख़ास रजिस्टर को असाइन करना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देख सकते हैं डिविडेंड जो है वो आपने RN6 विच इज़ रजिस्टर 6 को है वो आपने आइडेंटिफाई करने के लिए नाम रखा है। सो दैट मीन्स कि जब भी इसके बाद आप डिविडेंड का नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके R6 के अंदर वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन कर देगा। इसी तरह अगर डिवाइज़र को अगर आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं RN5 से तो दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे भी इसके बाद रजिस्टर 5 आप या जहाँ जहाँ पे आप डिवाइज़र यूज़ करेंगे तो वहाँ वहाँ पे वो रजिस्टर 5 को रिप्लेस कर देगा डिवाइज़र से। इसी तरह हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था अलाइन के मुताबिक। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसना अलाइन 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली 2⁻³ है। सो दैट मीन्स कि आपकी जो अलाइनमेंट होगी दैट विल बी इन योर 8 बाइट्स। इसी तरह जब यहाँ पे 2 है तो जब आप इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो 2⁻² इज इक्वल टू 4 बाइट्स में अलाइनमेंट होगी। सो दैट मीन्स के जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि अलाइनमेंट का मेन मकसद ये है कि आपका जो है वो डाटा स्ट्रीमलाइन हो जाता है और हमें पता होता है कि अगला डाटा जो है वो कितने पे हमें अवेलेबल हो जाएगा। इसमें नो डाउट हमारी मेमोरी कुछ स्पेस जो है वो ज़ाया होती है अलाइनमेंट करने में, जो कि जहाँ पे हमारा डाटा मिस अलाइंड हो चुका होता है हम उसको अलाइन करते हैं तो हमारी कुछ मेमोरी स्पेस ज़रूर ज़ाया हो जाती है, लेकिन उसकी अलाइनमेंट का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो वर्किंग स्पीड है वो तेज़ हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि अगला डाटा वो हमें कितने डिस्टेंस के बाद मिल जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे देखते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा है लाइन 4,3 तो बेसिकली आपने जो थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर जाके उसकी अलाइनमेंट की। सो दैट मीन्स कि आपने जो डाटा की अलाइनमेंट की है वो आपने ऑफसेट 3 के ऊपर जो है आपने विद 3 ऑफसेट आपने अलाइनमेंट की है अपने डाटा की। जब आप यहाँ पे आप यहाँ तक आप देखते हैं कि आपके पास डाटा अलाइंड आ रहा है, लेकिन उसके बाद इस DCB0x44 के बाद आपका डाटा मिस अलाइन हो जाता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा डाटा आया है। तो जब आप दोबारा खाली लफ्ज़ अलाइन करेंगे तो इसके बाद जो है वो डाटा अपने आप को ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट करेगा पीछे आने वाले डाटा के साथ, और आपके पास एक एम्प्टी स्पेस जो है उसको फोर्स करेगा कि वहाँ पे अवेलेबल हो जाए ताकि आपका डाटा के अंदर जो मिस अलाइनमेंट क्रिएट हुई है उसकी अलाइनमेंट को प्रॉपर कर दिया जाए। इसी तरह हमारे पास जो दो और डायरेक्टिव्स हैं इंक्लूड एंड गेट। इंक्लूड एंड गेट के अंदर जो हमें फ़ायदा मिलता है दैट इज़ कि अगर आपने कुछ डेफिनेशंस जो हैं कॉन्स्टेंट्स की वो किसी और फाइल के अंदर सोर्स फाइल के अंदर आपने डिफ़ाइन की हुई हैं, सपोज़ यहाँ पे आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है constants.s, तो अगर आपकी ये फ़ाइल है और आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो जो भी डेफिनेशंस आपकी डायरेक्टिव्स की वहाँ पे हुई हुई हैं वो आपकी तमाम की तमाम यहाँ पे भी वायबल होंगी। तो दैट मीन्स कि आपकी उस फाइल के अंदर जितने भी डायरेक्टिव्स आपने या कांस्टेंट आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप उसको इंक्लूड करवा के तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से तकरीबन आपकी बिहेवियर आ जाएगा जिस तरह आप इक्वेट के लिए करते हैं।
और जिस तरह आपने इक्वेट यहाँ पे किया है, इसी तरह अगर आपने यही इक्वेट किसी और फाइल में किया होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी constant डॉट एस, तो जो भी वहाँ पे इक्वेट की हुई वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम आप इस फाइल में यूज़ करते इंपोर्ट करते हुए आप उसको आगे यूज़ कर लेंगे अपनी रिमेनिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये आपका एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का पार्ट बी था, जिसमें आपने किस तरीके से हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं और आपके कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, और इसके अंदर आपके पास कौन से डायरेक्टिव्स अवेलेबल हो जाते हैं जिनकी मदद लेते हुए अपनी वर्किंग को आप कर सकते हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आगे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके जो हैं क्वेश्चंस मुझे गाइड करेंगे, अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं जो जिनकी बेस को पे हम इनके पॉइंट्स को और क्लियर कर सकें।